मंगलम स्टूडेंट के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत और अभिनंदन है। कैसे हो बच्चों? उम्मीद करते हैं एकदम स्वस्थ होंगे और ज़बरदस्त होंगे। मैं आपको एक छोटा सा जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो कॉन्सेप्ट है आपका प्लांट किंगडम के बारे में चर्चा करेंगे। इसके पहले मैंने यूनिट फर्स्ट का जो पहला चैप्टर है लिविंग वर्ड उसको मैंने डिस्क्राइब किया और उसके बाद मैंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने कंप्लीट किया है। ये दो चैप्टर अभी तक मैंने कंप्लीट किया है। जो बच्चे 11th की तैयारी कर रहे हैं या 2026 के लिए टारगेट कर रहे हैं नीट एग्ज़ाम के लिए, उनके लिए सबसे अच्छा वीडियो है। और मैं आपको बता दूं कि ऐसी एनसीईआरटी का एक एक लाइन और एक एक कॉन्सेप्ट को मैं इस वीडियो के द्वारा डेली शाम को 7 बजे लेके आता हूं। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाने के बाद आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और व्हाट्सएप पे भी आप कोई भी मैसेज छोड़ना चाहते हैं वो वहाँ पे भी छोड़ सकते हैं। ठीक है, तो ये खास बातें थी। और आज के लिए आज का जो टॉपिक है प्लांट किंगडम के बारे में समझेंगे कि प्लांट किंगडम एक ऐसा चैप्टर है जहाँ पे प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया। प्लांट का क्लासिफिकेशन किस आधार पर किया गया है, आज उन्हीं सभी का एक एक लाइन को समझेंगे और क्या रीज़न थे और किस तरीके से प्लांट के अंतर्गत इवोल्यूशन हुआ और कैसे टैक्सोनॉमिक इनका हिराची किया गया। इन सभी चीज़ों के आज हम लोग डिटेल में एक्सप्लेनेशन करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट समझेंगे, बारीकियों को समझेंगे ताकि आपका कोई भी ऐसा जो है क्वेश्चन न छूटे जो बच्चों ने टारगेट किया है 2026 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको एक एक शब्द क्लियर करेंगे। तो जो बच्चे नए हैं वो जाके लिविंग वर्ड्स और बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के जितने चैप्टर हमने कवर किए हैं जाके अपना एक एक वीडियो देखें और नोट्स को बनाते चलें। फ्री आपको कॉस्ट नोट्स है और मैं आपको बता दूं कि फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पीडीएफ का नोट्स भी हमारे टेलीग्राम चैनल पे और टेलीग्राम के साथ साथ आपको व्हाट्सएप ग्रुप पे व्हाट्सएप चैनल पे भी मिलता रहेगा। तो चलिए देखते हैं आज का जो टॉपिक है प्लांट किंगडम के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ऐसे कौन कौन से कीवर्ड हैं जिसके बारे में इस टॉपिक पे हम चर्चा करने वाले हैं। यहाँ पे सबसे बात मैं पहले बता दूं कि कैरेक्टरिस्टिक प्लांट का लक्षण कैसा है। और मैं आपको किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के पढ़ने से पहले यदि उसके कैरेक्टर के बारे में, गुण के बारे में समझ लेते हैं तो बहुत ही वो चैप्टर पढ़ने में सरल भी हो जाता है और उसके चैप्टर के अंतर्गत ये आइडिया भी मिल जाता है कि क्या हमको पढ़ना है और कौन कौन से टॉपिक हमको इस चैप्टर में इस कैरेक्टर के आधार पर पढ़ना है। तो आज जो चैप्टर पढ़ेंगे सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक की बात करेंगे, उसके पास प्लांट का क्लासिफिकेशन कैसे किया गया, क्या ऐसे कौन कौन से मेन जो कॉन्सेप्ट थे किस आधार पर किए गए, ये हमको सीखना है। थैलोफाइट्स क्या होते हैं मैं आपको बता दूं कि डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड रूट स्टेम एंड लीफ। ठीक है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म या कोई भी बॉडी हो और उनकी बॉडी को 3 भागों में रूट में स्टेम और लीफ में यदि इनका क्लासिफिकेशन नहीं होगा तो ऐसे जो स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं, जो कि डिफ्रेंशिएट नहीं होता, विभाजित नहीं होता है रूट स्टेम लीफ में। ऐसे कैरेक्टर को क्या कहते हैं, थैलोफाइटा कहते हैं। थैलोफाइटा एल्गी और फंगस में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन ये ज़्यादातर जो कैरेक्टर है ये आपको एल्गी का देखने को मिलेगा। इसके बाद एल्गी का स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है। एल्गी की स्ट्रक्चर, एल्गी के हैबिटाट, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और इनकी क्लासिफिकेशन के बारे में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद मैं आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम प्लांटी की चर्चा करेंगे। ब्रायोफाइटा की चर्चा करना है। ब्रायोफाइटा में स्ट्रक्चर, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, फर्टिलाइजेशन, क्लासिफिकेशन, रिप्रोडक्शन के
बारे में चर्चा करेंगे। और टेरिडोफाइट के कैरेक्टर में हम इनकी सबसे पहले इनका कैरेक्टर पढ़ेंगे, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, लाइफ साइकिल, क्लासिफिकेशन और इसके यूजेस के बारे में चर्चा करेंगे। और मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जिम्नोस्पर्मा में क्या पढ़ना है कि इनके फेज ऑफ लाइफ साइकिल, अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन क्या होता है, ये भी हमको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद एंजियोस्पर्म की स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, मेल गैमेटोफाइट, फीमेल फर्टिलाइजेशन, लाइफ साइकिल और क्लासिफिकेशन। सोच लीजिए इन सभी टॉपिक को एक दिन में नहीं पढ़ाया जा सकता है, लेकिन मैं आपको छोटा छोटा वीडियो देता रहूँगा जिससे आपकी एक कंप्लीट तैयारी होती जाए, ठीक है। इसके साथ साथ मैं आपको और क्या देने वाला हूं, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है ना। ये पॉइंट बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक, प्लांट के गुण के बारे में समझेंगे और उसके महत्व को हम लोग समझेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप एकदम तैयार हो जाइए और एकदम कमर कस लीजिए कि आपके लिए जो भी पॉइंट देने जा रहे हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और एनसीईआरटी की एक एक लाइन के अंतर्गत है, उससे अधिक ही मिल सकता है, उससे कम नहीं मिलेगा। मैं तो एकदम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में चर्चा करना है, ठीक है। एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि अभी तुम्हारे संघर्ष का समय, ध्यान रखिए कि एक बहुत ही लाइन मैं बोलने जा रहा हूं जो आपके लिए बहुत ही मोटिवेट करेगा। कहते हैं कि अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है, अभी तुम्हें संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है, तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, ये तुम्हें सफलता के बाद कहना है। मैं आपको एक चीज़ ध्यान ये रखना है कि किसी भी चीज़ को आप तब कहें जब आप सफल हो जाएं, ठीक है ना। तो इस बात को ध्यान रखना है। और आज जो चर्चा करने वाले हैं प्लांट किंगडम के बारे में चर्चा करेंगे, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट के बारे में चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले आज देखना है कि कैरेक्टरिस्टिक प्लांट क्या है। नंबर ऑफ सेल के आधार पर, टाइप ऑफ सेल के आधार पर, सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ऐसे 4 कैरेक्टर लिए गए जिनका क्लासिफिकेशन किया गया इनको बेस बना के। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि नंबर ऑफ सेल के आधार पर, सेल की संख्या के आधार पर, ध्यान रखिएगा सेलों की संख्या के आधार पर किया गया। पहला जो इनका कैरेक्टर लिया गया था, मेन कैरेक्टर, सेल के आधार पर क्या कहते हैं, प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ सेवरल सेल, हेंस दे आर मल्टी सेलुलर। ये कैसे होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं। मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टी का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई करना। जब हम किसी संख्या को बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं और उन्हीं संख्या को सेल के आधार पर उनकी संख्या को बढ़ा देना, ऐसे कैरेक्टर को क्या कहा जाता है, मल्टी सेलुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर कहते हैं। ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है, प्लांट का। ध्यान रखिएगा प्लांट में 2 चीज़ें होती हैं, यूनिसेलुलर भी होता है और मल्टी सेलुलर। तो यहाँ पे जो प्लांट का जो मेन कैरेक्टर है, प्लांट आर कंपोज्ड ऑफ, प्लांट जो है कई तरीके के सेल से बना होता है, ठीक है ना, जिसे क्या कहते हैं, मल्टी सेलुलर। इसके बाद टाइप ऑफ सेल्स की बात करें तो टाइप ऑफ सेल, प्लांट सेल हैव ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, दस दे आर यूकैरियोट। यूकैरियोट ऐसे कैरेक्टर को कहते हैं जहां पे न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड होता है। मैं आपको एक चीज़ थोड़ा सा तोड़ के समझा देता हूं कि यूकैरियोटिक का मतलब क्या होता है। बायोलॉजी उतनी ही सरल हो जाती है जब आप शब्दों को तोड़ करके सीखते हैं। तो यू का मतलब क्या होता है, थोड़ा समझिएगा। यू का मतलब जो होता है ट्रू होता है और कैरियोटिक का मतलब क्या होता है, न्यूक्लियस होता है। ध्यान रखिएगा न्यूक्लियस होता है और इस वजह से जो न्यूक्लियस है पूरी तरीके से जो प्लांट के कैरेक्टर में वहाँ पे यूकैरियोटिक सेल पाया जाता है, ठीक है ना।
तो यहाँ पे आपने क्या देखा कि प्लांट सेल हैव ए वेल डिफाइंड, ध्यान रखिएगा, पूरी तरह से डिफाइंड न्यूक्लियस होता है और इनके साथ साथ सेल ऑर्गेनेल्स भी होते हैं। सेल ऑर्गेनेल्स की हम बात करें तो सेल ऑर्गेनेल्स में गोल्जी बॉडी हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम की बात करें, ये सब क्या है, सेल के ऑर्गेनेल्स हैं जो कि यूकैरियोटिक सेल में पाया जाता है, तो ये भी उपस्थित रहते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि सेल वाल के बारे में चर्चा करते हैं। सेल वाल का मतलब क्या होता है, ये दो शब्दों से मिला है, एक होता है सेल, दूसरा है वाल। ध्यान रखिएगा, किसी भी कोशिका के वाल को क्या कहते हैं, सेल वाल कहते हैं। ध्यान ये रखना है कि किसी भी कोशिका को ये जो दीवार है, ये जो वाल होती है, ये पूरी सेल की आंतरिक संरचना को क्या करता है, कवर करते रखता है। ऐसे समझिए कि किसी भी कमरे की जो चारों तरफ जो दीवारें होती हैं वो क्या होती हैं, उस कमरे की दीवार, और उस कमरे में कोई तभी प्रवेश कर सकता है जब वहाँ पे वाल खुला हो, ठीक है, और नहीं खुला होगा तो कोई भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। इसी तरीके से सेल के अंदर ढेर सारे सेल ऑर्गेनल्स पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जेनेटिक मटेरियल्स होते हैं, तो उन सभी से छेड़छाड़ से बचाने के लिए क्या किया जाता है कि नेचर ने ये कहा कि इनके सबसे ऊपरी जो वर्ग कवर कर देते हैं उसे हम क्या कहते हैं, सेल वाल। ये क्या करेगा, सुरक्षा प्रदान करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सेल प्लांट हैव ए सेल वॉल दैट प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द सेल कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज, जो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। मैंने आपको अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मैंने आपको बताया था कि आर्की बैक्टीरिया का जो क्लासिफिकेशन किया गया, आर्की बैक्टीरिया के बारे में आपने पढ़ा था, उसका जो सेल वॉल है वो स्यूडोपेप्टाइडोग्लाइकान का बना था, और मैं आपको उसके बाद मैंने मोनेरा के बारे में चर्चा किया था, ठीक है। तो जो भी जिस लिविंग ऑर्गेनिज्म खासकर प्लांट के बारे में पढ़ेंगे तो ये कंपोजिशन सभी सेलों का अलग अलग होता है, और इस वजह से प्लांट का कैरेक्टरिस्टिक के अंतर्गत इसको लाया गया। इसके बाद मैं आपको बता दूं कि मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनका मोड क्या है न्यूट्रिशन का, द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोप्लास्ट enable them prepare to their own food by the using sunlight through the procedures of photosynthesis। मैं आपको बता दूं कि जो प्लांट हैं ये फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपने भोजन को बनाते हैं CO2 और H2O के द्वारा इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल की सहायता से ये क्या करते हैं, भोजन का निर्माण करते हैं। और क्लोरोफिल होने की वजह से और लाइट की उपस्थिति में जब भोजन प्लांट बना लेता है, तो मैं आपको ये जो मोड होता है न्यूट्रिशन का, इस मोड को क्या कहते हैं, फोटो ऑटोट्रॉपिक, फोटो ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। तो कौन कौन से ऐसे चार कैरेक्टर थे जिनके आधार पर इनका प्लांट के कैरेक्टर लिए गए। सबसे पहले नंबर ऑफ सेल, उसके बाद टाइप ऑफ सेल में प्रोकैरियोटिक है, यूकैरियोटिक है, सेल वॉल के बारे में मैंने बताया, फिर मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होगा इसके बारे में भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। तो ये चार कैरेक्टर के आधार पर प्लांट का गुणों की चर्चा की गई। इसके बाद क्या बेसिक जो प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया, क्योंकि प्लांट के अंतर्गत आपने देखा होगा कि ढेर सारी प्रजातियां हैं, ठीक है ना। मैंने आपको बताया था कि अभी तक 1.7 से 1.8 बिलियन स्पीसीज़ हैं, ठीक है ना। ये चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल हो, दोनों की बात करें, बहुत तो ऐसे हैं जिसके बारे में अभी तक खोज भी नहीं हो पाई, चर्चा भी नहीं हो पाया, ठीक है ना। तो अभी बहुत ज़्यादा चीज़ें बची हुई हैं। तो प्लांट का जो क्लासिफिकेशन किया गया, इनके कैरेक्टर्स के आधार पर इनको अलग अलग ग्रुप बनाया गया, ताकि इनको आइडेंटिफाई करना, इनके बारे में पढ़ना, इनके बारे में सूचना प्राप्त करना, ताकि जो फ्यूचर की जनरेशन आने वाली है उस जनरेशन को इसके बारे में बड़ी आसानी से सूचना मिल सके। इसी के आधार पर इसी को क्या कहते हैं, क्लासिफिकेशन कहते हैं। क्लासिफिकेशन का मतलब क्या होता है कि वर्ग का वर्गीकरण। किसी भी क्लास को
किसी भी क्लास को उनके कैरेक्टर के आधार पर अलग अलग ग्रुप में रख देना, ये क्लासिफिकेशन है। एकदम सरल भाषा में बहुत ही सरल तरीके से समझना है, सीखने की कला स्थापित करिए, रटना नहीं है, क्योंकि रटने से चीज़ें क्या होती हैं, भूलती हैं। जबकि हम किसी भी चीज़ को यदि जब पढ़ लेते हैं, सीख लेते हैं, तो लंबे समय तक वो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे क्लासिफिकेशन द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग ऑर्गेनिज्म अकॉर्डिंग टू द सिमिलरिटीज एंड डिसिमिलरिटीज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक एंड देयर प्लेसिंग देम इन टैक्सोनॉमिक हियरार्ची। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बनाया गया, ध्यान रखिएगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के अलग अलग ग्रुप बनाए गए। किस ग्रुप में कौन सा जिसका कैरेक्टर इससे मैच करेगा उसको इस, मान लीजिए आपके पास ये 5 बॉक्स हैं और इस 5 बॉक्स में आपने लिख दिया कि इसमें हमको क्या रखना है, एल्गी रखना है, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो। तो सभी के कैरेक्टर क्या करेंगे, पहचान किया जाएगा। किस आधार पर, उनके कैरेक्टर के आधार पर। जब ये क्लियर हो जाएगा तो क्या रखेंगे, जिसके अंतर्गत जो बॉक्स हो गए, एल्गी को इसमें, फंजाई को इसमें, ब्रायो को इसमें, टेरिडो को इसमें, जिम्नो को इसमें, ये ग्रुप बनाने पर ही हम उसको उसके अंदर रख सकते हैं। इस आधार पर इनकी समानता और असमानता के आधार पर इनको क्या किया गया, इनका क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है ना। और एक चीज़ और बता दें, टैक्सोनॉमिक हियरार्की के बारे में मैंने बराबर चर्चा किया था। टैक्सोनॉमिक हियरार्की क्या है कि किंगडम के बारे में, डिवीज़न, ऑर्डर, क्लास, फैमिली, जीनस, स्पीशीज के बारे में मैंने चर्चा की। ये सारे जितने भी टैक्सॉन हैं, ये टैक्सोनॉमिक हियरार्की, इनके आधार पर भी इनका क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। इम्पोर्टेंट ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट की बात करें तो यहाँ पे देखिएगा, डिफ़िकल्ट टू स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म, क्लासिफिकेशन मेक रिसर्चिंग अबाउट एन ऑर्गेनिज्म ईजर। किसी भी, ध्यान रखिएगा यहाँ पे, किसी भी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करके सरल तरीके से उस विषय को समझना ही क्या था, क्लासिफिकेशन का सबसे बड़ा रोल था। इससे फ़ायदा क्या होता, क्लासिफिकेशन मेक रिसर्चिंग अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म है उसके बारे में समझना, पढ़ना, जानकारी प्राप्त करना और एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप स्थापित करना, ये बहुत ही सरल तरीके से हो सकता है। ये तब होता है जब प्लांट का क्लासिफिकेशन किया गया, ठीक है। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं क्लियर हुआ होगा और आगे की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन किया गया, सबसे पहले किया गया आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, कृत्रिम रूप से, मतलब ये कि किसी भी कैरेक्टर को क्लासिफिकेशन करने के लिए जो सबसे पहले लिया गया था, प्लांट आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन वन आर फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर। ध्यान रखिएगा, जो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किया गया वो किसके आधार पर किया गया, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। ध्यान रखिएगा, फ्यू मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के आधार पर। मॉर्फोलॉजी का मतलब किसी भी प्लांट की बाहरी संरचना का अध्ययन करना, ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है। मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि मॉर्फोलॉजी, ध्यान रखिएगा, मॉर्फोलॉजी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे 2 शब्दों से मिलकर बना है। एक को कहते हैं मॉर्फो, का मतलब क्या होता है, एक्सटर्नल होता है, एक्सटर्नल, और दूसरा स्टडी। लॉगी का मतलब, लॉगी मीन्स स्टडी होता है और इसका मीन्स एक्सटर्नल स्टडी, अध्ययन करना, किसी भी प्लांट के बाहरी संरचना का अध्ययन करना ही क्या होता है, मॉर्फोलॉजी। तो पहला जो कॉन्सेप्ट लाया गया था आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन का, वो सिर्फ और सिर्फ किसके आधार पर था, मॉर्फोलॉजी के कैरेक्टर के आधार पर। ये एक प्रश्न पूछा गया है, इस वजह से इसको नोट कर लेना है, हैच बना लीजिए, स्टार बना के लिख लेना है। इन सच सिस्टम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म आर नॉट कंसीडर। इस
यहाँ पे क्या हुआ कि इस सिस्टम में ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कंसीडर नहीं करता था। इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट के बीच में रिलेशन या संबंध स्थापित करके उनको पहचान करना कि ये किस तरीके से इवोल्यूशन के आधार पर, मतलब अपडेटेड वर्जन को ये फॉलो नहीं करता था। जैसे आपने थोड़ा सा यहाँ पे आपको एक छोटा सा एग्जांपल समझा दे कि जैसे कीपैड मोबाइल आया, फिर अपडेटेड वर्जन जो है टच मोबाइल आया, ठीक है ना, फिर क्या आपका टैबलेट आया, फिर लैपटॉप आया स्मार्ट, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो कैरेक्टर में परिवर्तन हुआ वो किस आधार पर हुआ, इवोल्यूशन रिलेशनशिप को आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन ये आइडेंटिफाई नहीं करता है। ये आपका दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या कहता है, दिस वाज बेस्ड ऑन वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ये किस पर आधारित था, सबसे पहली बात याद रख लेना है, ये किस पर आधारित था, वेजिटेटिव। ये आपको ध्यान रखना है कि वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक पर ये आधारित था, ये आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन। इसके बाद दूसरे के बाद चौथे कैरेक्टर पे आते हैं। यहाँ पे क्या है कि सम ऑफ सिस्टम वेयर बेस्ड ऑन एंड्रोसियम स्ट्रक्चर। इस सिस्टम में एक चीज़ और लाया गया जब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर लिया गया। ये तो और भी साइंटिस्ट के द्वारा किया गया, लेकिन एक साइंटिस्ट थे लीनियस के बारे में जिन्होंने बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का नोमेनक्लेचर दिया था। उन्होंने ये कहा कि इस कुछ सिस्टम में इन्होंने इस बेस पे बनाया कि एंड्रोसियम के स्ट्रक्चर के आधार पर। एंड्रोसियम क्या होता है, इसे मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि एंड्रो का मतलब, ध्यान रखिएगा, मैं आपको थोड़ा सा और समझा दूं कि एंड्रोसियम जो शब्द आया वो कहाँ से आया था, एंड्रो से। कहाँ से आया था, एंड्रोसियम की बात करें तो एंड्रोसियम जो है, एंड्रो का मतलब क्या होता है, मेल होता है। क्या होता है, मेल। तो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को क्या कहते हैं, एंड्रोसियम कहते हैं। इसको लीनियस ने क्या किया था, आइडेंटिफाइड किया था। इस आधार पर भी आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को पूछा जा सकता है कि एंड्रोसियम की संरचना के आधार पर कौन क्लासिफिकेशन किया था। इसके बाद दे गेव इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या लाया गया था कि ये जो आर्टिफिशियल सिस्टम था, यहाँ पे इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर दोनों को दिया गया था। दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, पहला आपका वेजिटेटिव कैरेक्टर और दूसरा जो है सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर इनको वेटेज दिया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के अंतर्गत। मैंने क्या बताया, 5 रूल बताए और पांचों रूल को आपके दिमाग में होना चाहिए। फिर से एक बार बता दी ताकि एकदम साफ और स्वच्छ हो जाए। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर आइडेंटिफाई किया, ये इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को फॉलो नहीं करते हैं, ये वेजिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक को फॉलो करते हैं। लीनियस ने क्या किया, एंड्रोसियम स्ट्रक्चर के बारे में बताया और इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर को दोनों को इन्होंने दिया था। और इसी कॉन्सेप्ट को क्या कहा गया, आर्टिफिशियल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन कहा गया। उम्मीद करते हैं ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद आगे की तरफ चलते हैं। कमेंट ज़रूर करना है, ठीक है ना। कमेंट करने से हमारे को पता चलेगा कि कितने बच्चे सीख रहे हैं और कितनों को फ़ायदा मिल रहा है, ठीक है ना। और मैं आपको बता दूं पूरा का पूरा जो सिलेबस है फ्री मिलेगा आपको, और फ्री मिलने के साथ साथ आपको पूरा का पूरा नोट्स भी मैं आपको दूंगा, ठीक है। जो बच्चे टेलीग्राम पे हैं, जो बच्चे व्हाट्सएप चैनल पे हैं, जो हमारे चैनल से जुड़े हैं और कोई दिक्कत है तो हमारे नंबर पे आप बात भी कर सकते हैं।
माफ़ कीजिएगा, नंबर है 9264924386। इस नंबर पे आप फ़ोन भी कर सकते हैं और कोई कन्फ्यूजन है तो बात भी कर सकते हैं। ऑर्गेनिज्म आर क्लासिफाइड बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर। मैं सबसे पहले बता दूं कि ये जो क्लासिफिकेशन किया गया था किसके आधार पर? नेचुरल सिस्टम। नेचुरल सिस्टम क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से दिखने वाली चीज़ें। मान लीजिए हमारी बॉडी का या आपके बॉडी का कोई भी अगर क्लासिफिकेशन करेंगे तो सबसे पहले क्या देखेंगे? बाहरी संरचना क्या है आपकी, और फिर अंदर की तरफ देखेंगे अंदर की तरफ कितने संरचना आपके किस तरीके की स्ट्रक्चर है। तो ठीक उसी तरीके से प्लांट का भी जो क्लासिफिकेशन किया गया वो नेचुरल सिस्टम के आधार पर, मतलब ये से समझिएगा कि बेस्ड ऑन एक्सटर्नल एंड इंटरनल फीचर के आधार पर। किसके आधार पर? एक्सटर्नल और इंटरनल फीचर के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। इंटरनल फीचर की बात करें तो यहाँ पे 4 कैरेक्टर लिए गए। कौन कौन से? अल्ट्रा स्ट्रक्चर, दूसरा एनाटॉमी के आधार पर, और तीसरा एम्ब्रियोलॉजी के आधार पर, और चौथा क्या होता है? फाइटोकेमिस्ट्री के आधार पर। यहाँ पे एक एक शब्द को डिफाइन करेंगे, शब्दों को समझेंगे और उसके बाद क्लियर करेंगे कि आखिर इंटरनल फीचर में क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की गई। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी प्लांट का जब हम आंतरिक संरचना को, इंटरनल स्ट्रक्चर को देखते हैं तो वो कैसे देखेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो अल्ट्रा स्ट्रक्चर की बात करें तो द हाईली माइन्यूट स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द सेल वॉल। किसी भी कोशिका के साथ में, किसी भी कोशिका में एक माइन्यूट, एक छोटा स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है ना। कॉन्स्टिट्यूट अल्ट्रा स्ट्रक्चर इट रिक्वायर्स ए हाईली मैग्नीफाइड माइक्रोस्कोप। ध्यान रखिएगा, इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता से इनकी स्ट्रक्चर को देखा गया। ध्यान रखिएगा, किसी भी सेल की जो आंतरिक संरचनाओं का अध्ययन करने के लिए माइक्रोस्कोप की सहायता से उसके बारे में समझा गया और फिर उनका क्लासिफिकेशन किया गया। दूसरा जो कैरेक्टर लिया गया था एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब क्या होता है कि प्लांट को अंदर से काट देना। चाहे आप एलएस काट दीजिए, चाहे आप टीएस काट दीजिए। टीएस का मतलब ट्रांसवर्स सेक्शन और एलएस का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। ये प्लांट है, इसको आप ऐसे काटेंगे तो क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूडनल कहेंगे, और ऐसे कटिंग करेंगे तो ट्रांसवर्स सेक्शन कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, जब कटिंग होगी तो आपको उनके अंदर की संरचना दिखेगी, ठीक है ना। और ऐसे ही संरचना को क्या कहते हैं? इंटरनल स्ट्रक्चर। द स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म नोन एज एनाटॉमी। क्या कहते हैं? नोन एज एनाटॉमी कहते हैं। इसके बाद एम्ब्रियोलॉजी की बात करें तो एम्ब्रियोलॉजी का मतलब क्या होता है? एम्ब्रियो का मतलब क्या होता है? किसी भी प्लांट के एम्ब्रियो का अध्ययन करना। किसका अध्ययन करना? किसी भी प्लांट का या किसी भी ऑर्गेनिज्म का भ्रूण का अध्ययन कर लेना, एम्ब्रियो का अध्ययन कर लेना ही क्या कहलाता है? एम्ब्रियोलॉजी। द स्टडी एसोसिएट विथ एम्ब्रियो इट्स डेवलपमेंट दैट इज कॉल्ड एम्ब्रियोलॉजी। क्या कहा जाता है? एम्ब्रियोलॉजी कहा जाता है, ठीक है ना। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। इसके बाद फाइटोकेमिस्ट्री की बात करें तो फाइटोकेमिस्ट्री में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के जो केमिकल होता है उसका एनालिसिस कर लेना है। उसका ना किसका? केमिकल का। फाइटो का मतलब क्या होता है? फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट होता है, और किसी प्लांट की केमिस्ट्री को समझ लेना, ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? फाइटोकेमिस्ट्री कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फाइटोकेमिस्ट्री कहा जाता है। जब किसी भी प्लांट के केमिकल एनालिसिस का अध्ययन कर लेते हैं तो ऐसी संरचना को क्या
क्या कहते हैं, फाइटोकेमिस्ट्री। मैं आपको फिर बता दूं कि 4 कैरेक्टर लिए गए, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, फाइटोकेमिस्ट्री। इन 4 कैरेक्टर को लेकर के इंटरनल फीचर का अध्ययन किया गया और फिर किसको की डिफाइन किया गया, नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। ठीक है ना। इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए, नोट्स बनाते चलिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूज़न ना हो। एक चीज़ और सबसे मैं आपको बता दूं कि कौन दिया, किसके द्वारा ये कॉन्सेप्ट दिया गया था। द क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द सच इंटरनल फीचर वाज गिवन बाय जॉर्ज बेंथम एंड जोसेफ डाल्टन हुकर। ये साइंटिस्ट थे जो आपको देखने को मिलेगा कि नेचुरल सिस्टम क्लासिफिकेशन किसके द्वारा दिया गया। तो ऑप्शन में ये नाम आपको देखने को मिलेगा, कौन सा, एक मिलेंगे जॉर्ज बेंथम और दूसरे जो है जोसेफ डाल्टन हुकर साहब। ये ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले नेचुरल क्लासिफिकेशन का आधार बताया और इनका जो आधार इन्होंने बताया वो क्या लिया था, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर को बेस बना के। इतना अगर नहीं लिखा रहेगा तो वहाँ पे आपको बेंथम और हुकर ये 2 नाम आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ तक उम्मीद करते हैं ये चीज़ क्लियर हो गया होगा। स्क्रीनशॉट लेके आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन की बात करें, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो है ग्रेजुअल चेंज हो जाना। ग्रेजुअल चेंज होना का मतलब धीरे धीरे इवोल्यूशन के अकॉर्डिंग परिवर्तित हो जाना, ये क्या कहलाता है, ग्रेजुअल चेंजेज। ये फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन एक्चुअली में क्या था, सबसे जो बड़ा कॉन्सेप्ट था ये इवोल्यूशन के आधार पर है। इस शब्द को याद रख लेना है। इवोल्यूशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, एकदम सरल भाषा में किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, ध्यान रखिए किसी भी ऑब्जेक्ट का उसका जो अपडेटेड वर्जन होता है, ऐसे को क्या कहते हैं, इवोल्यूशन कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि जो एवोल्यूशन किया गया, आप जानते हैं कि फाइलो का मतलब क्या होता है, थोड़ा सा यहाँ समझ लें फिर दोनों कैरेक्टर को डिफाइन करेंगे। फाइलो का मतलब क्या होता है, फाइलो का मतलब क्या होता है, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन में यहाँ पे हम ये देखेंगे कि किस तरीके से स्पीशीज़ के अंतर्गत परिवर्तन हुआ। चलिए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, सबसे पहले ये थ्योरी कौन दिया था, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन का चार्ल्स डार्विन ने दिया था। कौन दिया था, चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ऑर्गेनिज एक्सपीरियंस एज ए ग्रेजुअल चेंज इन देयर कैरेक्टरिस्टिक ओवर सक्सेसिव जनरेशन। ध्यान रखिएगा, जो सक्सेसिव जनरेशन मतलब एक बेहतर पीढ़ी आने के लिए, एक बेहतर पीढ़ी आने के लिए इन्होंने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि ग्रेजुअल चेंज होता जाए। आप देखेंगे कि इसमें जो सबसे हमारी पूरी पुरानी पीढ़ी थी कौन थी, चिंपैंजी थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, एवोल्यूशन होता गया। एवोल्यूशन होने में चीज़ें क्या हुई, बढ़ती गई। पहले क्या था कि हम लोग चारों दोनों हाथ और दोनों पैर दोनों से चलते थे। इसके बाद थोड़ा सा परिवर्तन हुआ, खाने पीने की ज़रूरत पड़ी, रिक्वायरमेंट के आधार पर थोड़ा सा हम उठने लगे। उठने के बाद अपना हाथ क्या हुआ, ऊपर की तरफ उठने लगा और फिर थोड़ी सी और प्रयास किए तो इस शरीर हमारा क्या हो गया, बड़ा हो गया। लेकिन अगर हम चेहरे की बात करें तो चेहरे में भी थोड़ा थोड़ा आपको परिवर्तन देखने को मिलेगा। यहाँ पे आप देखेंगे। और उसके बाद बॉडी के ऊपर जितने भी स्ट्रक्चर थे इसमें भी एक परिवर्तन देखने को मिला, जिसे इवोल्यूशन रिलेशनशिप कहते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि खाने पीने के लिए क्या कि ये सब जो है कोई वेजिटेटिव थे और कोई जो है कार्निवोरस थे। तो जैसे जिसको जो मिलता वो अपना खा पी लेते। और फिर उसके बाद जो सबसे अपडेटेड वर्जन आप देख रहे होंगे कि इस बॉडी में पूरी तरीके से जो स्ट्रक्चर है वेल डेवलप्ड है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक अगर हम बात करें तो ये इनके बीच में जो परिवर्तन हुआ, उस परिवर्तन
परिवर्तन के आधार पर इस शब्द का प्रयोग करेंगे, जिसे हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ध्यान रखिएगा, सबके बीच में इवोल्यूशन है, इनके बीच में भी है और इनके बीच में भी है, मतलब जितने भी पीढ़ियां हैं इन सभी के बीच में इवोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा। कहने का तात्पर्य ये है कि किसी भी स्पीशीज़ का जो अपडेटेड वर्जन होता है, ऐसे स्ट्रक्चर को हम क्या कहते हैं, इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप। ठीक है ना। तो कौन फॉलो करता है इस रिलेशनशिप को, फाइलोजेनेटिक। आंख मूंद करके मार देना है जब भी आपको ये दिखे कि इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप को कौन फॉलो कर रहा है, तो क्या कहेंगे, फाइलोजेनेटिक सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको पहले पॉइंट के बारे में मैंने चर्चा किया, उसके बाद दूसरा है, इट इज़ आल्सो टू नोटेड दैट एग्जिस्टिंग स्पीशीज ओरिजिनेट फ्रॉम द एंसेस्टर दैट लुक क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम देम। इसका मतलब क्या है कि कोई भी नई स्पीशीज़ अपने पुरानी स्पीशीज़ की जो अपडेटेड वर्जन होता है उसमें थोड़ा थोड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा, जो कि पहले से बेहतर होता है। इस आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया, ये आप देख रहे होंगे। इसके बाद दिस ऑर्गेनिज्म आर द क्लासिफाइड बेस्ड ऑन इवोल्यूशन रिलेशनशिप के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद थोड़ा सा और आगे की तरफ चलते हैं। इसके बाद क्या होता है, फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन को और किस किस आधार पे इनका क्लासिफिकेशन किया गया। तो मैं आपको बता दूं कि फॉसिल हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एंसेस्टर ऑफ ऑर्गेनिज्म। किसी भी स्पीशीज के जो एंसेस्टर कैरेक्टर होते हैं उनका अध्ययन कर लेना, ये किस आधार पर, फॉसिल के आधार पर। फॉसिल्स क्या होते हैं, जो लंबे समय तक हजारों वर्षों तक, लाखों वर्षों तक जो ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं, और उनको निकाल के देखना और उनको समझ करके अध्ययन करना ही क्या किया गया, और उनके जो कैरेक्टर थे उनको अध्ययन करके उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं, फॉसिल रिकॉर्ड के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। उसके बाद मैंने आपको क्या बताया, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होती है, यह नंबर पर आधारित थी। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म बेस्ड ऑन ए न्यूमेरिकल एल्गोरिथम पर आधारित था। द कैरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनिज्म अंडर द स्टडी इज गिवन नंबर एंड कोड यूजिंग सेवरल मैथमेटिकल टूल। द टैक्सोनॉमी इज परफॉर्म्ड। ये आपको ध्यान रखना है कि नंबर के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। फिर साइटोटैक्सोनॉमी की बात करें तो यहाँ पे साइटोटैक्सोनॉमी क्या होता है, साइटो का मतलब क्रोमोसोम पे आधारित। ध्यान रखिएगा, जब भी साइटोटैक्सोनॉमी का जिक्र किया जाए तो वहाँ पे ये देख लेना है कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द क्रोमोसोम के नंबर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर और इनके बिहेवियर के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। फिर से मैं आपको बता दूं कि क्रोमोसोम के नंबर के आधार पर, स्ट्रक्चर के आधार पर और इनके बिहेवियर के आधार पर, साइटोटैक्सोनॉमी के आधार पर फाइलोजेनेटिक का क्लासिफिकेशन किया गया। फिर कीमोटैक्सोनॉमी की बात करें तो कीमो का मतलब क्या होता है, केमिकल होता है। जो केमिकल के आधार पर जो क्लासिफिकेशन किया गया उसे हम क्या कहते हैं, कीमोटैक्सोनॉमी। दे आर कंपोज्ड ऑफ द केमिकल। ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। कितने कैरेक्टर मैंने आपको बताया, क्या क्या मैंने आपको बताया कि फॉसिल के रिकॉर्ड पर, न्यूमेरिकल नंबर के आधार पर, साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब क्रोमोसोम की संरचना, स्ट्रक्चर और इनकी बिहेवियर के आधार पर, कीमोटैक्सी में कीमोकेमिकल के आधार पर, इन सभी को बेस बना के इनका क्लासिफिकेशन किया गया। ठीक है।
इसके बाद मैं आपको बता दूं कि करंट सिस्टम ऑफ प्लांट क्लासिफिकेशन किस आधार पर है। द प्रेजेंट सिस्टम ऑफ द प्लांट क्लासिफिकेशन वाज प्रपोज्ड बाय ऑगस्ट डब्ल्यू आइशर। एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने करंट प्लांट का क्लासिफिकेशन किया था। दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन वाज बेस्ड ऑन इवोल्यूशन रिलेशनशिप। ये जो करेक्टर था किसके आधार पर था? एवोल्यूशन के आधार पर। आप जानते हैं कि कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कोई भी चीज़ फिक्स नहीं है, हर समय ये अपडेट होता रहेगा, हर समय इसमें कुछ न कुछ नई चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। क्योंकि हमारे शरीर की ही बात करें तो बहुत पहले हमारा शरीर अलग था, क्योंकि अभी मैंने आपको पिछले वाले चार्ट में दिखाया था, ठीक है ना। तो ठीक उसी तरीके से प्लांट में भी समय समय पे क्लासिफिकेशन देखने को मिला, और इसी तरीके से लोअर ऑर्गेनिज्म से लेके हायर प्लांट तक हम लोग अध्ययन करते हैं, चाहे प्लांट की बात करें या एनिमल की बात करें। तो प्लांट में सबसे पहले मैंने आपको बताया कि प्लांट को दो भागों में डिवाइड किया गया। एक को क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रिप्टोगैम कहते हैं। दूसरा क्या होता है? फेनरोगैम होता है। क्या होता है? फेनरोगैम होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है। फेनरो का मतलब क्या होता है? ऐसी स्पीशीज जो फ्लावर प्रोड्यूस करती है। फ्लावर प्रोड्यूस करती है। फ्लावर्स के बाद क्या बनता है? फ्रूट बनता है, और फ्रूट से क्या बनता है? सीड बनता है। सीड बनता है, और सीड में जिसमें कवरिंग होगा उसे क्या कहते हैं? एंजियोस्पर्म कहते हैं। और ऐसी सीड जिसमें कवरिंग नहीं होता है, यह कवर नहीं होगा, ऐसे ऑर्गेनिज्म को क्या कहते हैं? जिम्नोस्पर्म कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। फेनरोगैम्स को ध्यान रखना है कि जिम्नो किसे कहते हैं और एंजियो किसे कहते हैं, ये दोनों चीज़ें याद रखना है। फिर से मैं आपको बता दूं, सीड कवरिंग होगा तो क्या कहेंगे? एंजियोस्पर्म। सीड कवर नहीं होगा तो क्या कहेंगे? जिम्नोस्पर्म कहेंगे। क्रिप्टोगैमस की बात करें तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, ये तीन ऐसे कैरेक्टर हैं जिनका क्लासिफिकेशन किया गया। किस किस आधार पर? मैंने आपको क्या बताया कि थैलोफाइट्स के बारे में मैंने क्या बताया कि डू नॉट डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। एक ऐसी बॉडी ध्यान रखिएगा, एक ऐसी बॉडी जो रूट, स्टेम, लीफ में विभाजित नहीं होती। किसमें? रूट में, स्टेम में और लीफ में ये विभाजित नहीं होती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइट्स की बात करें तो ब्रायोफाइट में क्या होता है? एम्ब्रियो का फॉर्मेशन होता है, ठीक है ना। तो इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए जो प्लांट का जो किंगडम थे उसमें क्या क्या लिया गया? क्रिप्टोगैम के आधार पर, फेनरोगैम के आधार पर, थैलोफाइट, ब्रायोफाइट, टेरिडोफाइट के आधार पर, जिम्नो और एंजियो के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। ऐसे क्लासिफिकेशन को क्या कहते हैं? प्लांट का करंट सिस्टम का क्लासिफिकेशन कौन दिया था? ऑगस्ट डब्ल्यू आइशर ने दिया था, ठीक है ना। इसके बाद मैं आपको थैलोफाइट्स के बारे में बता दूं। थैलोफाइटा क्या होता है? देखिएगा, एक एक चीज़ समझाएंगे, और इसके बाद जो आज का जो कॉन्सेप्ट होगा बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो स्क्रीनशॉट लेते चलिए, रिवाइज करते रहिए। कैसा लग रहा है ये क्लास आप ज़रूर बताएं, और कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट करने से क्या होगा कि हमें हौसला मिलेगा कि हम आपको बेहतर से बेहतर डेली दे पाएँ, ठीक है। तो इसके बारे में आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए और पढ़ते रहिए। चलिए देखते हैं आगे की तरफ।
यहाँ पे थैलोफाइटा का मतलब क्या होता है? थैलस बॉडी जो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है, एक ऐसे प्लांट का थैलस जो डिफ्रेंशिएट। फाइटा का मतलब क्या होता है? फाइटा का मतलब प्लांट और थैलस का मतलब क्या होता है? थैलस होता है एक ऐसी संरचना जो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है रूट, स्टेम, लीफ में। यहाँ पे आपने देखा है पहली लाइन में ही है कि स्टीफन इंडलीकर एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्या कहा कि कॉल्ड द बॉडीज ऑफ प्लांट विदाउट रूट, स्टेम एंड लीफ। बिना रूट, स्टेम, लीफ के ये क्या होते हैं? नहीं होते हैं। मतलब इनका रूट, स्टेम, लीफ, इनकी जो बॉडी होती है वो डिफ्रेंशिएट नहीं होती है। ऐसी संरचना को क्या कहते हैं? थैलस कहते हैं। द ग्रुप वाज कॉल्ड थैलोफाइटा। ऐसे ग्रुप को क्या कहते हैं? थैलोफाइटा। अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात करें तो अर्लियर डिवीजन थैलोफाइटा इंक्लूड होता है फंजाई की बात कर लीजिए, एल्गी की बात कर लीजिए, लाइकेन की बात कर लीजिए। ये क्या होते हैं कि सबसे पहले जब क्लासिफिकेशन किया गया तो फंजाई, एल्गी और लाइकेन दोनों को रखा गया, ठीक है ना। जबकि करंट क्लासिफिकेशन में इनको जो है फंगस को अलग कर दिया। किसको अलग कर दिया गया? सिर्फ और फिर फंगस को क्या कर दिया? अलग कर दिया गया और इनसे बाहर कर दिया गया। सिंस लाइकेन आर ए सिम्बियोटिक एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड एल्गी, दे आर नॉट इंक्लूडेड इन एनी किंगडम। लाइकेन एक ऐसी प्रजाति जिसको किसी भी किंगडम में नहीं रखा गया। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रख लेना है कि ऐसा प्लांट का कौन सा लिविंग ऑर्गेनिज्म है जिसको किसी भी किंगडम के अंतर्गत नहीं रखा गया। तो मैं आपको बता दूं कि कौन है वो? लाइकेन है। कौन है? लाइकेन है, जिसमें एल्गाई और फंजाई का कॉम्बिनेशन होता है और जिसे क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ध्यान रखिए लाइकेन। और किस रिलेशनशिप में रहते हैं? तो यहाँ से 3 क्वेश्चन बनेंगे। तो सिम्बियोटिक एसोसिएशन। सो नाउ द थैलोफाइट्स इंक्लूड वनली। तो इस वजह से थैलोफाइटा के अंतर्गत अगर हम बात करें तो केवल और कॉल किसको रखा गया है? वनली एल्गी को रखा गया है। ये आपको याद कर लेना है, स्क्रीनशॉट लेते चलिए और पढ़ते चलिए। मैंने आपको भी क्या बताया कि वनली एल्गी। ये जब भी थैलोफाइट का कैरेक्टर पूछा जाए तो किसको रखा गया? प्रेजेंट टाइम में एल्गी को रखा गया। तो पहले फंजाई, एल्गी, लाइकेन सब थे, लेकिन बाद में अपडेट किया गया वनली एल्गी को ही थैलोफाइट्स के अंतर्गत रखा गया। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखेंगे कि आपको देखेंगे तो यहाँ पे क्या है? फंगस है। फंगस की जो संरचना आपको दिख रही होगी, इनकी जो संरचना है कैसी है? वाइट है। गांव में इसे लोग कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये मशरूम है, दरअसल क्या है? मशरूम है, जिसकी सब्जी भी बनती है, जिसका खाने में भी यूज होता है। और कुकुरमुत्ता एकदम अलग होता है, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जो फंगस है ये कैसा होता है? वाइट होता है। वाइट होगा तो क्लोरोफिल लेस होता है। क्लोरोफिल लेस होता है। ये क्लोरोफिल लेस होगा तो ये अपना भोजन स्वतः नहीं बना पाता है। इस वजह से पैरासाइट फॉर्मेट में आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद एल्गी की बात करें तो एल्गी का जो कलर है एकदम ग्रीन दिखाई दे रहा होगा। कैसा दिखाई दे रहा है? ग्रीन कलर का। और ग्रीन कलर होने के नाते ध्यान रखिए, ग्रीन कलर होने के नाते ये फोटोसिंथेसिस करता है। क्या करता है? फोटो का सिंथेसिस करता है। लाइट के प्रेजेंस में ये अपना भोजन बनाता है CO2 और H2O को लेके। इसके बाद हम लाइकेन की बात करें तो लाइकेन में आप देखेंगे कुछ चीज़ें कलर हैं और कुछ चीज़ें सफ़ेद दिखाई दे रही हैं। ऐसी संरचना को ही क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। आप देखेंगे ये दोनों मिलकर मतलब
फंगस और एल्गी का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? फंगस और एल्गी का कॉम्बिनेशन ही क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है। क्या कहलाता है? लाइकेन। इस बात को ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसके बाद हम लोग एल्गी के बारे में अध्ययन करेंगे। एल्गी के बारे में, एल्गी की स्ट्रक्चर और एल्गी का हैबिट और एल्गी का मोड ऑफ न्यूट्रिशन अगले क्लास में हम चर्चा करेंगे। तो बने रहिए लगातार शाम को 7 बजे, और संडे को छोड़ के बाकी सभी दिन क्लास होगी। ध्यान रखिएगा, संडे को छोड़ के सभी दिन क्लास होगी, मतलब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पति, फ्राइडे, सैटरडे, ठीक है ना। फ्राइडे और सैटरडे 6 दिन आपकी क्लासेज होंगी। संडे के दिन ऑफ रहेगा, ठीक है ना। उस दिन हम कुछ नया करेंगे आपके लिए, इस वजह से उसको खाली रखा गया। संडे को क्या करना है? आपको रिवीजन करना है। क्या करना है? रिवीजन। तो चलिए देखते हैं, एक नज़र डाल लेते हैं कि आज हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया? यहाँ पे आप देख लीजिएगा, मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स के बारे में मैंने चर्चा किया था। यहाँ पे मैं आपको बता दूं क्या क्या पढ़े थे। यहाँ पे मैंने आपको ये बताया कि प्लांट का जो कैरेक्टरिस्टिक है, नंबर ऑफ सेल, टाइप ऑफ सेल, सेल वॉल और मोड ऑफ न्यूट्रिशन के आधार पर इन 4 कैरेक्टर को लेके प्लांट के कैरेक्टर को डिफाइंड किया गया। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है, सिमिलर और डिसिमिलरिटीज़ के आधार पर इन सभी को एक अलग अलग कई ग्रुप बना लीजिए। मान लीजिए तो सभी ग्रुप में उनको एक एक ग्रुप में एक एक ऑर्गेनिज्म को रखा गया। इम्पोर्टेंस क्या था? कि इम्पोर्टेंस ये था कि किसी प्रजाति को सरलता से अध्ययन करने के लिए उस लिविंग ऑर्गेनिज्म को एक अलग सेपरेट कह सकते हैं ग्रुप में रख करके अध्ययन करना, ताकि आगे की जो पीढ़ी उनको रिसर्च करने में और पढ़ने में आसानी हो। इसके बाद मैंने आर्टिफिशियल सिस्टम के बारे में मैंने बताया। ये सिस्टम की सबसे खास बात कि मॉर्फोलॉजी के आधार पर थी और इवोल्यूशन रिलेशनशिप को ये फॉलो नहीं करता है। वेजिटेटिव कैरेक्टर के आधार पर था और इंडोसियम के स्ट्रक्चर के आधार पर लीनियस ने लिया था, और ये इक्वल वेटेज टू वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल कैरेक्टर के आधार पर इनको इक्वल वेटेज दिया जाए। इसके बाद मैंने आपको बता दूं कि क्लासिफिकेशन नेचुरल के आधार पर, अल्ट्रा स्ट्रक्चर, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी और फाइटोकेमिस्ट्री के आधार पर इनका क्लासिफिकेशन किया गया। और इसके बाद मैंने आपको बताया कि फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप किस पे आधारित था? फाइलोजेनेटिक एवोल्यूशनरी रिलेशनशिप पर आधारित था। ये किसने दिया था? चार्ल्स डार्विन ने दिया था। ये अभी आपको याद रखना है। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन किसके आधार पर? फॉसिल्स के आधार पर, न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी, साइटोटैक्सोनॉमी और कीमोटैक्सोनॉमी के आधार पर क्लासिफिकेशन किया गया। फॉसिल्स क्या होते हैं? किसी भी प्रजाति के फॉसिल वो होते हैं जो लंबे वर्षों तक ज़मीन के अंदर दबे हुए हैं, और उनको जब खोज में कोई चीज़, पुरानी चीज़ मिलती है तो उसे क्या कहते हैं? फॉसिल्स कहते हैं। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी क्या होता है? नंबर के आधार पर। साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब क्रोमोसोम के आधार पर, संरचना, स्ट्रक्चर, उनके बिहेवियर के आधार पर। कीमोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या होता है? केमिकल के आधार पर क्लासिफिकेशन कर जाना। इसके बाद मैंने आपको क्या बताया कि प्लांट का जो क्लासिफिकेशन है, करंट क्लासिफिकेशन, वो इवोल्यूशन के आधार पर था। प्लांट को 2 भागों में, क्रिप्टो और फैनरो। क्रिप्टो और फैनरो गहने मैंने 2 चीज़ें बताई, जिम्नो और एंजियो। जबकि क्रिप्टो में, जबकि थैलस में क्या, क्रिप्टो गैम में क्या आएगा? थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेडोफाइटा। इन सभी के बारे में हमने आपको बता दिया। आगे की जो कक्षा होगी वो हम आपको एल्गी के बारे में पढ़ाएंगे। थैलोफाइटा के बारे में मैंने क्या बताया कि थैलोफाइटा एक ऐसी संरचना जो रूट, स्टेम, लीफ को डिफरेंशिएट नहीं करती है। अर्लियर क्लासिफिकेशन की बात करें, फंजाई, एल्गी और लाइकेन, इनको पहले इंक्लूड किया गया, लेकिन बाद में सबको बाहर करके सिर्फ और सिर्फ किसको रखा गया? एल्गी को ही रखा गया था। और इन्हीं के लिए थैलोफाइटा का यूज किया गया, क्योंकि फंगस और एल्गी के कॉम्बिनेशन को ही क्या कहते हैं? लाइकेन कहते हैं। ये सफ़ेद हैं और ये थोड़े से कलरफुल हैं, और इस वजह से दोनों का मिक्स हुआ और इसे लाइकेन कहते हैं। ठीक है, तो ये आज की क्लास हमारी कंप्लीट हुई। कल हम लोग चर्चा करेंगे शाम
को 7 बजे एलगी के बारे में। आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और स्वस्थ रहिए।